नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अ, अरब देशों का क्या स्टैंड है ख़ास तौर से इस हमास इज़राइली जंग के बारे में। अ, अरब देशों के अंदर एक तो 2 लेवल पे नज़र आते हैं। एक तो पब्लिक लेवल पे पहली दफ़े ऐसा हो रहा है कि अरब देशों में ज़बरदस्त तरीके से डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे हैं। धरने, प्रदर्शन सब शायद ही कोई शहर बचा होगा अरब कंट्री का जहाँ पे इस तरह के डेमोंस्ट्रेशन ना हो। एक कुछ ही जगहों पे ऐसी हैं कि जहाँ पे नहीं हुए। लेकिन वहाँ भी गुस्सा उतना ही है और ये गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारणवश चलते हुए ये समस्या वहाँ के उन देशों के साथ बढ़ी आ रही है जो जिनके अच्छे संबंध अमेरिका से हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, जैसे इजिप्ट है, जॉर्डन है, इन लोगों को बड़ी मुश्किल आ रही है। इजिप्ट और जॉर्डन का तो मतलब इतना ज़्यादा जॉर्डन में डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे थे कि उनकी जो मीटिंग होनी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है बाइडेन के साथ, वो कैंसल करनी पड़ी। उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी को वहाँ आना था और फिर उसके अलावा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड और महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, इन तीनों ने मिलने से इनकार किया और वो मीटिंग कैंसल हो गई। इसके चलते हुए प्रेसिडेंट बाइडेन की बड़ी अ, मतलब जो विजिट थी वो खराब हो गई और उनका काफी क्रिटिसिज्म अमेरिकन पेपर्स में भी आया। अ, ये 2 देश ऐसे हैं कि जिनके बॉर्डर भी इज़राइल से या गाज़ा स्ट्रिप से मिलते हैं। इजिप्ट का गाज़ा स्ट्रिप से मिलता है और जॉर्डन का वेस्ट बैंक से मिलता है। और ये दोनों जो है इन लोगों ने इज़राइल के साथ इन दोनों देशों ने पीस ट्रीटी भी साइन कर रखी है। इसके अलावा एक बड़ा देश है सऊदी अरेबिया जो जिसका एक बहुत बड़ा क्लाउट है अरब के देशों के अंदर उनकी बड़ी लीडरशिप मानी जाती है। वो भी इस समय जो है उनके यहाँ भी काफ़ी हलचल मची हुई है इसको लेके, ख़ास तौर से क्राउन प्रिंस को लेके। क्राउन प्रिंस ने साफ इनकार कर दिया। पहली बात तो ये कि ये कह दिया है कि जो अब्राहम अकॉर्ड जिसको उन्हें ज्वाइन करना था, जिसकी उन्होंने वायदा किया था, अब वो उसपे उन्होंने होल्ड लगा दिया और ऐसा लगता है कि वो अब मुश्किल है उनका ज्वाइन करना। और जिन यूएई और बहरीन ने ज्वाइन किया है, वो भी थोड़ा-सा इस समय अपना डिस्टेंस इज़राइल से मेंटेन कर रहे हैं। वो भी तो इस तरह से देखा जाए तो अब्राहम अकॉर्ड को एक बड़ी क्षति पहुँची है। एक वो बिल्कुल मुश्किल होगा आने वाले समय में किसी भी देश का उनके साथ जाना, फिलहाल यानी अगले आने वाले कुछ सालों तक। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का जो है वो एटीट्यूड इज़राइल को लेके ये है कि उनका कहना ये है कि कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की वो बात करते हैं जो कि तय हुआ था अमेरिका के अंदर। बिल क्लिंटन साहब भी थे जिसमें मौजूद और यासिर अराफात इनके बीच में और फिर इज़राइली प्राइम मिनिस्टर इज़ाक समी शमीर इन लोगों ने आपस में तय किया था इज़राइल और पीएलओ ने कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा। इज़राइल जो है वो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ से विथड्रॉ करेंगे। ये आपस में तय करेंगे, बाउंड्री तय करेंगे, वाटर की समस्या, जो रिफ्यूजी हैं, कई लाख रिफ्यूजी हैं, उनकी वापसी की बात तय होगी आपस में मिलके। इस तरह के बहुत से इश्यू थे जो वो तय करते। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं उसमें। अब हम जानते हैं कि फाइनल उसमें 10 हस्ताक्षर भी नहीं हुए। अराफात की बाद में जिस तरीके से जिस कंडीशन में उनकी मौत हुई है वो बहुत दर्दनाक अफ़सोसनाक है। फिर उसके बाद महमूद अब्बास से भी बात चलती रही कई बार। वो अब इज़राइल का काफ़ी समय से कहना ये है कि वी डोंट हैव पार्टनर इन पीस, यानी ये कोई है नहीं जो डिलीवर कर सके, इसलिए हम उसको सऊदी अरेबिया आज भी वही कहता है कि अरब लीग जो रिज़ॉल्यूशन है 2002 का शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनका उसमें ये तय हुआ था। अरब लीग के जो रिज़ॉल्यूशन है वो इनफैक्ट किंग अब्दुल्ला ने उसको प्रपोज़ किया था कि इज़राइल के रिकॉग्निशन की बात की थी और शर्त ये थी कि वो पूरी जो 1967 की वार में उन्होंने टेरिटरीज़ या ज़मीनें जो कब्ज़ा की हैं उससे उनको विथड्रॉ करना पड़ेगा। पैलेस्टाइन स्टेट का इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट का गठन होगा और तभी ये
हम इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देंगे, मान लेंगे, मान्यता सभी अरब देश उनको दे देंगे, अरब लीग के जितने मेंबर हैं, ये रेजोल्यूशन। इस समय जो वहाँ पे सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है, वो कहते हैं कि हम इसी पे हैं, हम इससे अलग नहीं हो सकते। और उन्हीं ने ये कहा कि सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, इस बात की एश्योरेंस उनके एम्बेसडर ने जाके स्वयं महमूद अब्बास को भी दी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो चेयरमैन। अब ये शर्त उन्हीं ने उसमें भी रखी है, अब्राहम अकॉर्ड में भी, कि हमने और कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, जो दोनों स्टेट्स साथ में रहेंगे, अमन शांति के साथ रहेंगे, और उसका बनना इनका वहां से ऑक्युपाइड टेरिटरी से। और ये भी उसमें है कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो उसका कैपिटल होगा, पैलेस्टाइन का। ये बड़ी जटिल समस्याएं हैं, और इस गाजा की इस समय जो चल रही है उसको देखते हुए समस्याएं और वो हो गई हैं। दूसरे ये भी है कि ये जितने भी है जो इजराइल का ऑपरेशन इस समय जो चल रहा है गाजा के अंदर, मिलिट्री ऑपरेशन, उसके चलते हुए डर इस बात का लग रहा है सऊदी अरेबिया को और दूसरे देशों को कि ये जंग जो है फैल के क्षेत्र में आ सकती है, क्षेत्रीय जंग भी बन सकती है। इसलिए वो यही नहीं बल्कि ईरान के ऊपर भी उनका दबाव है कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। इसी के अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो इसके मतलब ये है कि क्षेत्र में फैल जाएगी, फिर सऊदी अरेबिया और यूएई सभी उस चपेट में आ जाएंगे। उनका आर्गुमेंट ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी वो ये कहते हैं कि अगर क्षेत्रीय जंग होगी और ये फैलेगी तो फिर उसके बाद तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑलरेडी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और बहुत से देश तेल यूरोप को सप्लाई करने से भी इनकार करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर यूरोप की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है, जर्मनी तो ऑलरेडी रिसेशन में है, यानी मंदी के दौर में है, गुजर रहा है। उसके अलावा कम से कम 15-18 देश हैं यूरोपियन यूनियन के जो बिल्कुल कगार के पे खड़े हुए हैं मंदी के। उनकी जो वो है इतनी कम हो गई है, डेवलपमेंटल जो होता है, जो होना चाहिए 3 क्वार्टर्स के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत ही पुअर है, और ऐसा लगता है कि वो कभी भी मंदी में आ सकते हैं। और अगर तेल के दाम बढ़ गए, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर सभी के लिए, ब्रिटेन की भी इकोनॉमी कोई अच्छी नहीं है, और फ्रांस में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फिर उसके अलावा ये है कि ये लोग कहते हैं कि उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। सऊदी अरेबिया जो अरब देशों का एक सबसे पावरफुल देश है, और उसकी सबसे ज़्यादा खासतौर से अरब लीग है उसमें उसकी सबसे ज़्यादा इस समय चलती है। इजिप्ट भी उन पे काफ़ी निर्भर है, खासतौर से इकोनॉमिक एड के लिए, और उनसे बड़े घनिष्ठ संबंध भी है, और जॉर्डन के भी उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो इसमें इनका दूसरा स्टैंड लेना मुश्किल होगा। फिर उसके बाद ये है कि एक ये भी है कि दूसरी तरफ चलते हुए लेबनान के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। ख़ासतौर से लेबनान में भी काफ़ी प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर वहाँ की, और वो गवर्नमेंट चाहती है कि हिज़्बुल्लाह अपना नया फ्रंट न खोले। लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी ही हिज़्बुल्लाह इन्वॉल्व हो जाएगी, और हिज़्बुल्लाह के इन्वॉल्व होने में लगता है कि वो दूसरे जो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, जैसे कि शिया मिलिशियाज जो हैं, इराक की हुती रेबल्स जो हैं, यमन में हुती रेबल्स ने ऑलरेडी 1-2 क्रूज मिसाइल दाग रखी हैं इजराइल की तरफ, लेकिन एक तो उसमें से पहुंचा नहीं वहां तक, पहले ही गिर गया। तो इसके मतलब ये है कि ये लोग भी शंका इस बात की कि ज्वाइन कर सकते हैं। इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको पूरी सपोर्ट अमेरिका की हासिल है, वो चाहता है कि ये जितने भी आतंकवादी संगठन जिनको वो कहता है, जिसको कि ईरान का कहना ये है कि ये एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन, इजरायली एक्सपेंशन जो हो रहा है उसके खिलाफ ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंट मूवमेंट के नाम देते हैं। अलग अलग इंटरप्रिटेशन है इनके बीच में ईरान। इनका कहना यह है कि जब तक अमन शांति इजराइल में नहीं आएगी, जब तक कि
ग्रुप्स को का सफाया न कर दिया। अमेरिका के भी खिलाफ हैं ये ग्रुप्स जितने भी हैं, चाहे वो सीरिया के अंदर जो ग्रुप्स हैं या जो ग्रुप वहाँ पे है यमन में या लेबनान में हिजबुल्लाह, इस तरीके से ये सभी ग्रुप अमेरिका के पक्ष में नहीं है, अमेरिका के खिलाफ है। इन सभी ग्रुप का मानना ये है कि अमेरिका का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जैसा कि जो कि ईरान कहता है। ईरान के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, ईरानी रेवोल्यूशन वाली आइडियोलॉजी भी इनकी वही। और इजराइल का कहना यह है कि ये सारे ग्रुप जो हैं ईरान के बैक्ड हैं, तो इसके मतलब ये है कि ईरान के अंदर भी रिजीम चेंज होना चाहिए, जो अमेरिका बहुत समय से कह रहा है। अमेरिका की ये पॉलिसी अभी अबंडन नहीं हुई, हालांकि प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक संधि कर ली थी, पीस ईरान पीस टॉक्स जिसे कहते हैं, जिसके तहत ये तय हुआ था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और उसके बदले उसके जो असेट्स थे और सैंक्शंस जो थे वो विड्रॉ कर दिए गए थे, असेट रिलीज कर दिए गए थे, यानी जो फंड यूरोप अमेरिका। तो ये एक मतलब अगर वहां तक जाएगी तो फिर बड़ी मुश्किल। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में खुल के आ गया है, उसके जंगी बेड़े वहां मौजूद हैं। एक तो पर्शियन गल्फ में भी उसने अपनी जो स्ट्रेंथ है बढ़ा रखी है, सेना डिप्लॉय कर दी है खास तौर से। और फिर उसके अलावा गौरतलब बात यह है कि कतर में जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर यानी एयर फोर्स का हेडक्वार्टर जो है वो कतर में है और उसकी ग्राउंड फोर्सेस जो है वो बहरीन में है। तो दोनों जगहों पर उसने कतर के अंदर अपने बॉम्बर और पायलट्स भेज दिए हैं, और 5th जनरेशन और 6th जनरेशन यानी बहुत सोफिस्टिकेटेड, जो कि न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकते हैं। और कतर के बहरीन के अंदर उसने अपनी फौज की स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ रहा है। और फिर यही नहीं, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है उसके अंदर उन्हीं ने अपने जंगी बेड़े भी हैं, वहां के ऊपर भी आ गए हैं काफी। तो चारों तरफ से एक तो ईरान को, इस पूरे क्षेत्र को घेर रखा है इन लोगों ने, और दूसरी तरफ बड़े जंगी बेड़े जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी में इजराइल के करीब है। और तो ये जो है एक सिचुएशन बहुत टेंस है। इन बेड़ों के आ जाने के बाद एक वार्निंग भी है, और अमेरिका का मानना यह है कि इजराइल के जो वो है ऑब्जेक्टिव्स हैं खासतौर से इस जंग में वो पूरे होने चाहिए। और ये जंग फैलने का भी है, इसलिए कि अब ये हमास से लड़ रहे हैं, फिर हो सकता है कि वो हिजबुल्लाह से मामला आगे बढ़ जाए, और अगर कोई दूसरा देश बोलेगा तो अमेरिका भी उसमें इंटरव्यू कर सकता है। यानी रिजीम चेंज ईरान के अंदर इन लोगों को लगता है कि जरूरी है। कारण ये है, एक सबसे बड़ा बात ये, दूसरी बात ये भी है कि ये एक संदेश जो है वो सऊदी अरेबिया को भी है, बिकॉज सऊदी अरेबिया की पॉलिसी में पिछले कुछ समय में बहुत मेजर चेंजेस आए। सऊदी अरेबिया अब कहता है कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, वो अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो अपना स्वयं। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका ने जो चाइना से जो ऑयल डील की है, तो उसके अंदर वो लोकल करेंसीज में यानी चाइनीज युआन और जो सऊदी अरेबिया का रियाल है उसके बीच में होगा, यानी लोकल करेंसीज ट्रेड। और फिर ये भी है कि इन लोगों ने, सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स को भी, जो क्षेत्रीय अलायंस है, उसको ज्वाइन कर लिया है, जो अमेरिका के हितों के खिलाफ बात करता है, जो कहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, जो ये कहता है कि डी डॉलराइजेशन यानी लोकल करेंसीज में हो और वो अपनी स्वयं करेंसी। अगर ऐसा होता है, सऊदी अरेबिया, यूएई ने भी भारत से एक संधि कर ली है जिसमें वो यूएई से जो भारत का ट्रेड होगा रुपये और उनकी करेंसी में होगा। डॉलर की जो इस समय स्ट्रेंथ है पूरी दुनिया में ग्लोबल करेंसी के रूप में, वो इस वजह से है कि डॉलर में ऑयल का ट्रेड होता है। साथ सऊदी अरेबिया से या जिस देश से भी हम लोग तेल खरीदते हैं गल्फ के, वो डॉलर में उसका पेमेंट होता है, यानी अमेरिका उसका पैसा जाता है, फिर अमेरिका से वो पैसा घूम के इन देशों में आता है। तो अमेरिका को बगैर कुछ करे हुए एक तो कमीशन बैंक को बहुत मिलते हैं, फिर उसके अलावा जो पैसा होता है इतना ज्यादा होता है जिसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इन देशों में नहीं है, तो वहीं पड़ा रहता है, तो उससे भी वो काफी फायदा उठाते हैं। इस तरीके से अगर डी डॉलराइजेशन की जो सऊदी अरेबिया बात कर रहा है, फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने
रशिया को भी जो यूक्रेन वार में दोषी नहीं ठहराया है, कंडेम नहीं किया है सीधा-सीधा, न ही यूएई ने और अधिकतर देशों ने। अमेरिका को इससे भी आपत्ति है। तो ये जो बेड़े आए हैं वहाँ पे, ये केवल ईरान या उसके लिए नहीं, बल्कि एक संकेत है सऊदी अरेबिया को भी कि आपको चेंज करना। लेकिन सऊदी अरेबिया के स्टैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कुछ ही दिन पहले उन्होंने चाइनीज काउंटर पार्ट से उन लोगों ने बात की थी और उसके बाद फिर उन्होंने अपने स्टैंड को रिट्रेट किया है। और वो न तो चाइना के साथ अब अमेरिका चाहता है कि ये जो पॉलिसी है उसने अडॉप्ट की उसको रोल बैक करे, यानी इसको हटाए पुरानी पॉलिसी। ये संभव नहीं है। क्राउन प्रिंस अब अपना जो उन्होंने चेंजेस लाए हैं फॉरेन पॉलिसी में या डोमेस्टिक पॉलिसी में, उसको अब नहीं बदल सकते। बदलने का मतलब ये है कि उनका पॉलिटिकल उनकी हार जो कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि उनके साथ इस समय वहाँ की पब्लिक की भी सपोर्ट है। उन्हीं की नहीं बल्कि वो बहुत एक पावरफुल जो है अरब देशों के लीडर और इस्लामिक देशों के लीडर इमर्ज करके शक्ल में आ गए जब से उन्होंने ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेनी शुरू की। ये पॉलिसी पहले हुई थी इजराइल हमास के आने से पहले। सऊदी अरेबिया ने कभी हमास को नहीं सपोर्ट किया। ये आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अलग था। हमास जो है ये बेसिकली जो है अख़वान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड के की आइडियोलॉजी में इनका विश्वास है। इनका नॉर्थ अफ्रीका में ये आइडियोलॉजी बहुत पावरफुल है। और ये लोग जो हैं ये किंगशिप के खिलाफ हैं और बहुत सी चीजों में सऊदी अरबिया के विरुद्ध। हालांकि ये भी उतने ही कट्टरपंथी है जितने के वहाबी सल्फी या भारत में देवबंद है, ये सब भी उतनी है। मगर ये कि इनका सऊदी अरेबिया से नहीं बनता। और पिछले कुछ समय से इस बात का डर था कि जब से कतर की सपोर्ट हमास को और हो रही थी तो उनको इस बात का डर था कि हमास का इन्फ्लुएंस जो है कतर में और उस क्षेत्र में भी आता बना। यूएई में भी कुछ लोगों को की गिरफ्तारी हुई जो कि हमास आइडियोलॉजी को वहां पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो खाड़ी के जो देश हैं इनका कभी भी हमास की तरफ रुझान नहीं रहा। ईरान से भी इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे क्योंकि जब ईरान इनको शुरू में पूरी तरीके से सपोर्ट करता था, इनको हर तरह की मदद देने की बात करता था, लेकिन 17 साल से तो ये ब्लॉकेड है, तो इसका मतलब ये कि कोई देश इनको सीधा पहुंचा नहीं सकता मदद। दूसरी बात ये है कि इनका ईरान के साथ संबंध बिगड़ गए थे क्योंकि हम जो हमास समर्थक ग्रुप्स थे फिलिस्तीनियों के सीरिया में, वो बशर अल असद हुकूमत के खिलाफ लड़ाई उन्होंने छेड़ दी थी। उन्होंने खुल के वहां पे जो ईरान और इनके जो थे बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ कर रहे थे और ईरान के खिलाफ भी लड़े। तो उसमें बहुत से लोग मारे भी गए और इन्होंने कुछ ईरानी जो ठिकाने थे जो थे उस पर भी अटैक किया था। तो इनके रिश्ते बिल्कुल बिगड़ गए थे। बल्कि ईरान के जो रिश्ते थे वो बने रहे, वो उनके साथ इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के साथ ज़्यादा थ्रू आउट रहा, अभी भी उनका है। लेकिन ये है कि ये मॉरल है, ये उनको मटेरियल सपोर्ट तो पहुंचाने का कोई सवाल नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इनके कुछ फाइटर्स और लोगों को हिजबुल्लाह ने ट्रेनिंग दी क्योंकि उनके करीब है, वहां से ये छिपा के निकले होंगे इस तरीके से। इन जगहों से निकलना जो गाजा पट्टी से 17 साल से कोई निकल नहीं सकता था बगैर इजरायली परमिशन से। खाना पीना पैसा कौड़ी जो कुछ भी आता था इजराइल के थ्रू ही वहां पे जाता था। तो इसलिए इनको कहीं से बड़ी मदद नहीं मिलती। ये लोग सीक्रेटली स्मगलिंग कर करके इन्होंने इकट्ठा किया सामान जिससे ये। अब ये है कि लेकिन इन्हीं ने जो एक्शन किया, जो इनका जिसको कि आतंकवादी कहा जाता है सबसे, जिसके अंदर इन्होंने लगभग 1200 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या कर दी और सिर्फ 200-250 लोगों को के करीब लोगों को बंदी बना के भी लिया है। उनकी आर्मर्ड कार यानी सेना का भी बहुत सी चीजें लिया है। कई घंटे वो अंदर लोगों को मारते रहे, पीटते रहे और माहिम वहां करते रहे, मचाते रहे। इजराइल को पता ही नहीं चला।
इजराइल की सेना को नहीं पता चला, ईरान, जबकि इजराइल का कहना ये था कि आयरन क्लैड सिक्योरिटी। जब से उन्हीं ने ये एक्शन लिया है, तब से एकदम से उनकी जो सपोर्ट बेस थी पूरे अरब वर्ल्ड में, यमन से लेके आप देख लीजिए इजिप्ट या बल्कि मोरक्को तक इनकी सपोर्ट बढ़ गई। इसी के इसराइल के खिलाफ बहुत गुस्सा था, और इस बात का भी गुस्सा था कि अरब देश कुछ करते नहीं और मदद नहीं करते, और इसराइल के खिलाफ जब उन्होंने इस तरह की गतिविधि की तो उनके समर्थक में सब निकल आए। और ये है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन हैं वो सब जगह बहुत पावरफुल और बहुत बड़ी संख्या में लोग रोजाना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि यूरोप में भी हो रहे हैं, लगभग कई लाख लोग कल लंदन के डिमॉन्स्ट्रेशन में थे। दूसरी इस्लामिक कंट्रीज में भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं लगातार। तो अरब इस समय उनको डर ये लगता है, चाहे सभी देशों का, कि अगर वो फिलिस्तीन का खुल के साथ नहीं देंगे तो उनके यहाँ जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी बदल सकती है, पब्लिक भी आ सकती है। ये भी एक खतरा उनको सामने बना। देखना क्या है आने वाले समय में क्या होगा, ये भी कहना जल्दी है, मगर ये है कि ये जंग केवल यहाँ पर तक सीमित नहीं रहेगी, इसके काफी चांसेस हैं आगे बढ़ने के, और क्या शक्ल लेगी ये कहना मुश्किल है। जिसे कि अमेरिका और इसराइल दोनों का मानना ये है कि जो उनके खिलाफ ग्रुप्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, ईरान में रेजिम चेंज करना इनकी पॉलिसी में। आज के इस पॉडकास्ट में इतनी बात करेंगे, आगे फिर नए सब्जेक्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगे, तो इसको आगे भी बढ़ाइए, दूसरे लोगों से भी कहिए, और अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद आपका समय निकाल के देखने।